स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किया 10th क्लास के लिए, जो मैथ्स का स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए हम लोग कवर करेंगे। पूरा नहीं, सेक्शन ए में 20 MCQs है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट 10 MCQs कवर करेंगे। बाकी के 10 MCQs जो होंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1 से लेके 10 तक जो MCQs है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही कोई MCQ आप लोगों के सामने आता है, सबसे पहले इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। कर लेते हो तो अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाओ, नहीं कर पाते तो यहाँ रुक कर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट MCQ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, where p and q are prime numbers and HCF of these two numbers is this and LCM of these two numbers is this, then find the value of m plus n into r plus s। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि a और b क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पे a का एक्सपेंशन इस तरीके से दिया और b का एक्सपेंशन यहाँ पे दे रखा है। फिर बोला गया है a और b दोनों का जो HCF है वो ये है, जबकि LCM दोनों का यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को। तब हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस n इंटू आर प्लस एस की, और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं a और b। a का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को दे रखा है पी क्यू की पावर 4, जबकि b का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, पहले चलो HCF की बात कर लेते हैं। जब इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए P भी कॉमन फैक्टर है और Q भी कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर्स में से जो छोटी पावर वाला फैक्टर होता है वो HCF के केस में हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो पी क्यू और पी स्क्वायर में से छोटी पावर वाला है पी स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो छोटी पावर वाला है क्या, क्यू क्यू। ये हम लोगों के हिसाब से क्या है, HCF है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है, पी की पावर m इंटू क्यू की पावर n। मतलब चाहे तो HCF की जगह पे क्या रख सकते हैं, p की पावर m इंटू क्यू की पावर n, एंड दिस इक्वल टू हमारे हिसाब से HCF क्या है, पी स्क्वायर क्यू है। करेक्ट है, दोनों साइड्स में पावर्स को कंपेयर कर लो। इधर भी पी क्यू करेक्ट है। तो m इक्वल टू वॉट, देखिए यहाँ पे p की पावर m है, यहाँ पे p की पावर 2 है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या निकल के आती है कंपेयर करने पे 2, जबकि n की वैल्यू क्या निकल के आती है, n की वैल्यू 3 निकल के आती है। तो हम लोगों के पास m और n की वैल्यूज हो जाती है। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए, m प्लस n। तो m प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n का मतलब 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 का मतलब 5। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ जरा एलसीएम के केस पर। जब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है तो एलसीएम के केस में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स और उन प्राइम फैक्टर्स की इंडिविजुअली जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को देख रहे हैं, पी और क्यू, और यहाँ पे जो पी की सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, वो है पी क्यू की सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, क्यू की पावर 4। तो ये हम लोगों के हिसाब से एलसीएम है, जबकि क्वेश्चन में एलसीएम क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है एलसीएम p की पावर r इंटू क्यू की पावर s, और हम लोगों के हिसाब से है p का q और q की पावर 4। अब देखो इधर भी p और q फैक्टर्स हैं, इधर भी p और q फैक्टर्स हैं, तो दोनों साइड्स में पावर्स को कंपेयर कर लें। तो r कितना निकल आया, r निकल आया 3, और इस तरीके से s कितना निकल आता है, s निकल आएगा 4। तो r प्लस s चाहिए ना हम लोगों को, देखिए r प्लस s है, तो r प्लस s कितना होगा, 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 का मतलब हुआ 7। ठीक है, तो अब हमारे पास m प्लस n है, r प्लस s है, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। तो m प्लस n की जगह पर रखो m प्लस n की वैल्यू जो कि कितनी है 5, और r प्लस एस की वैल्यू कितनी निकाली है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ 35। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, और बोला गया है कि इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो p के फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, बिल्कुल इसी तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार ट्राई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दें और ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज कर दें। तो क्या बन गया, माइनस का पी एक्स, माइनस का एक्स और प्लस का
p एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस पी। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, कुछ नहीं का मतलब 1 और माइनस लगा है तो -1। ठीक है, और माइनस का साइन बाहर होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा x और ये p बन जाएगा नेगेटिव एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो क्या कॉमन है, x माइनस पी कॉमन है, तब यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x माइनस पी 0 हुआ या फिर x माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर x माइनस पी 0 है तो x इक्वल टू वॉट, p निकल आया ना रूट p के टर्म्स में, और यहाँ से x इक्वल टू कितना निकला 1। क्लियर है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन p इज इक्वल टू वॉट। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलीनॉमियल दे रखा है। कैसा पॉलीनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, जिसके कि जीरोस क्या दिया है हम लोगों को, अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ए फाइंड करते हैं, बी फाइंड करते हैं और सी। ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है पी। बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है माइनस का 2, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे कितना है 3p। और जब भी अल्फा बीटा जीरोस दे रखे होते हैं तो दो चीज़ और फाइंड करते हैं। पहली चीज़ क्या, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है माइनस का b अपॉन ए। रखिए वैल्यूज़, तो माइनस b की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे माइनस का 2, ए की जगह पे p। करेक्ट है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये निकल के आया 2 अपॉन पी। तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c अपॉन ए के इक्वल। तो c कितना है भाई यहाँ पे 3p, और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है p, तो कैंसिल आउट होके कितना आ गया 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि कितनी है 2 अपॉन पी, एंड दिस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि कितनी है 3। ठीक है, इसको करिए इधर ट्रांसपोज, तो 2 इक्वल टू वॉट 3p। हमें p की वैल्यू निकालनी है तो 3 को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो ये डिवीजन में आएगा, तो 2 अपॉन 3 इक्वल टू p है कहीं ऑप्शन में, p की वैल्यू 2 अपॉन 3, यस ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर दे रखा है, और इस पेयर के बारे में बोला गया है कि पेयर किस तरीके का है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। करेक्ट है, इनकंसिस्टेंट पेयर बोला है, तो इनकंसिस्टेंट पेयर की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू वॉट b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब दोनों ही इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल होता है, बट वो रेशियो किसके इक्वल नहीं होता, कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज के इक्वल नहीं होता। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन में कहीं भी नॉट इक्वल टू नहीं है ना, इसका मतलब हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं। a1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है 3। a2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है 2k माइनस 1, एंड दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 1, तो अपॉन में रखना है k माइनस 1। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो बना 3k माइनस 3, एंड दिस इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मिला 2k माइनस 1। अब k वाले टर्म से इधर, कॉन्स्टेंट टर्म इधर, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू वॉट माइनस 1 प्लस 3। मतलब यहाँ से क्या मिला k इक्वल टू वॉट 2, तो k इक्वल टू 2 कहीं दे रखा है, यस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अब फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, q के कोऑर्डिनेट्स -2,3, जबकि r के कोऑर्डिनेट्स -3,-2 हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस आर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है,
और पी क्यू आर एस इसकी क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस है, और पी के, क्यू के और आर के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं। तब हम लोगों को इस पैरेललोग्राम की फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट डायगोनल का इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, जब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायगोनल एस क्यू का ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस डायगोनल पी आर का भी ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक सेमी पॉइंट होगा ओ। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, the coordinates of midpoint of SQ is equal to the coordinates of midpoint of PR। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो डायगोनल SQ के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और डायगोनल PR के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब पहले आते हैं हम लोग डायगोनल SQ के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, और किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा देते हैं फॉर्मूला। तो भाई इस डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2। तो x1 की जगह पे क्या है, x प्लस x2 की जगह पे क्या है, माइनस का 2 अपॉन 2। तो ये निकला x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2। तो y1 कितना है, ये तो y है, और y2 कितना है, दैट इज़ 3 अपॉन 2। तो ये हम लोगों ने निकाल दी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और किसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, डायगोनल SQ। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कि डायगोनल PR के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो डायगोनल PR ये है, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तब हम लोग इस डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कैसे, अगेन वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा देते हैं। तो x1 की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, x2 की जगह पे क्या है माइनस का 3, ठीक है, अपॉन 2। तो ये x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 कितना हुआ 4 प्लस y2 कितना है माइनस का 2 एंड अपॉन में 2 आ गया। तो ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाले किसके, डायगोनल PR के मिड पॉइंट के। ठीक है, अब करते हैं इनको सिंप्लीफाई। तो x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया 2, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y प्लस 3 अपॉन 2। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 3 माइनस 3 अपॉन 2, अब ये क्या होगा 4 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, और अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 3 माइनस 3 अपॉन 2 का मतलब हुआ 0, और 4 माइनस 2 का मतलब 2 अपॉन 2 का मतलब हो गया 1। क्लियर है, इसका मतलब x माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 3 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं दोनों साइड्स में। अब हम लोग करेंगे x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ में कंपेयर करेंगे। तब क्या मिला हम लोगों को, x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू कितना हो जाता है 2। तो x की वैल्यू 2 निकल के आ जाती है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब 6th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR इफ AM and PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC and PQR रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9, देन AM रेशियो PN इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला ट्राइंगल है ABC। सो ABC ये ट्राइंगल सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल PQR के साथ में। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे दे रखे हैं, सिमिलर। फिर बोला गया है कि इस ट्राइंगल ABC में AM क्या है, इस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड दे रखा है, और फिर PQR ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है PN। करेक्ट है, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है,
वो होता है इक्वल उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के, साथ में मीडियंस के भी होता है। याद रखिए अगर क्वेश्चन मीडियन से रिलेटेड होता तो भी हम लोग ऐसे ही करते। तो इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन कौन सी होंगी? देखिए ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू। तब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल। तो इसका एल्टीट्यूड क्या है? ए एम, और यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है? पी एन, करेक्ट। जबकि क्वेश्चन में हम लोगों के पास कंडीशन क्या है गिवन? हम लोगों को दिया है कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 4/9। जबकि हमें क्या चाहिए? ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। तो क्या करें? दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी अपॉन पी क्यू, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिलेगा 2/3। अब जस्ट क्या करिए? ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या रख दो? 2/3। तो रखो यहाँ पे 2/3। तो 2/3 इक्वल टू वॉट? ए एम अपॉन पी एन। मतलब ए एम और पी एन का रेशियो क्या निकल के आता है? 2:3। है कहीं ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इस तरीके से। अब 7th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ x tan 60 cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन x इक्वल टू वॉट। क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ जानते हैं वो पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x, तो लिखिए x। फिर उसके बाद क्या है? tan 60, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है √3। फिर उसके बाद cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। एंड दिस इक्वल टू sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। जबकि cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 इस साइड में भी और 2 इस साइड में भी अपॉन में, तो इसका मतलब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हम लोगों को? x √3 इक्वल टू वॉट? 1, या फिर x इक्वल टू 1/√3। अब याद करो 1/√3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है? तो ये वैल्यू होती है किसकी? tan 30 डिग्री की। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स वॉट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोगों को tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा। आई थिंक बात क्लियर है। एंड दिस इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना 1 एंड 2 sin थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने एज इट इज लिखा, एंड दिस इक्वल टू 2। इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो 2 - 1 क्या बन जाएगा? 1। तब बन गया ये 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वॉट? 1, करेक्ट। और इस 1 की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं? इसकी जगह पे रख रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइड में क्या है? इस साइड में है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब दोनों साइड्स को हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा नीचे इस तरीके से, और इसके भी नीचे लिख दें साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 2 मिला। यहाँ पे साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई तो ये क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हुई तो क्या मिला? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है tan थीटा। वहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इस साइड में क्या चल रहा है? 2। तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाती है? 2 निकल के आ जाती है। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो देखिए डी ई जो लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू बी सी। ए ई इज इक्वल टू ए यूनिट्स। तो ए ई की जो लेंथ है वो ए यूनिट्स है, जबकि ई सी की लेंथ बी यूनिट्स है। तो ई सी हम लोगों को बी यूनिट्स दे रखा है। डी ई इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई यूनिट्स, जबकि डी ई की लेंथ है एक्स यूनिट्स, वहीं बी सी की लेंथ दे रखी है वाई यूनिट्स।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बताइए इन दिए गए 4 रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन से? ट्राइंगल ए डी ई, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल। हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये 2 लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल, अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इस छोटे ट्राइंगल का एंगल ए और इस बड़े ट्राइंगल का एंगल ए दोनों ही सेम है, यानी कि कॉमन है। इसका मतलब ए क्राइटेरियन से ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। तो कौन से 2 ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में? ट्राइंगल ए बी सी के साथ में। किस क्राइटेरियन से? ए क्राइटेरियन से। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अब साइड्स में कौन सी साइड्स उठाएंगे? ये वाली साइड्स और ये वाले पार्ट्स। करेक्ट है, तो चलो उठाओ इधर से। अगर इधर से डी ई उठाया है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी तब? बी सी। एंड दिस इक्वल टू, इधर से उठा रहे हैं हम लोग क्या? ए ई। तो जब हम लोगों ने इधर से ए ई उठाया तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा? ए सी उठाना पड़ेगा। जस्ट पुट द वैल्यूज़। डी ई की लेंथ दे रखी है हम लोगों को x, जबकि बी सी की लेंथ क्या दे रखी है? y। एंड दिस इक्वल टू ए ई की लेंथ कितनी है? ए ई की लेंथ है a, और ए सी की लेंथ देखो, ए सी ये वाला पार्ट है जिसमें ये पार्ट भी आता है और ये पार्ट भी आता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी। और अब क्या करें? y को ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू वॉट? ए वाई। अपॉन में क्या आया? a प्लस बी। है कहीं ऑप्शन में? जरा देखें तो ऑप्शन सी देखा हम लोगों को, x इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 10th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी सी डी हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें बोला गया है कि जो इस ट्रेपेजियम की ए डी साइड है वो बी सी साइड के पैरेलल है, जबकि ए डी की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे दिया है इफ़ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। फिर बोला गया है कि जो डायगोनल ए सी और बी डी हैं ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि भाई ए ओ अपॉन सी ओ किसके इक्वल होता है? डी ओ अपॉन बी ओ के इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। देन बी सी की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोगों को बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं इसको कि माना इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये 2 क्या है? पैरेलल लाइंस है, तब ये क्या हुई इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए? ट्रांसवर्सल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल होगा, अगर हम लोग इसको 3 कहते हैं तो किसके इक्वल होगा? इस ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। बाय व्हाट क्राइटेरियन? ए क्राइटेरियन मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में? ट्राइंगल सी ओ बी के साथ में। किस क्राइटेरियन से? ए क्राइटेरियन से। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर इधर से हम लोग ए ओ उठाएं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? सी ओ होगी। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, हम लोगों को चाहिए क्या? बी सी चाहिए ना, तो इधर से उठाओ क्या? बी सी। और जब बी सी को नीचे रखेंगे तो इधर ऊपर क्या रखना पड़ेगा? ए डी रखना पड़ेगा। जस्ट पुट द वैल्यूज़। अब देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ की तो वैल्यू हमें दे रखी है ना कितनी? 1/2। तो इसके प्लेस पर रख दो 1/2 इक्वल टू ए डी हम लोगों को दे रखा है ना कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखा 4/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC इक्वल टू 2 × 4 का मतलब क्या हुआ? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के 10 क्वेश्चंस मैं एमसीक्यू पर कराता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी और बाकी के सेक्शंस पर जाएंगे एक एक करके। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।